नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा, हमारे संस्कार अलग। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दी विकास की सौगात। पालघर में 76,000 करोड़ की लागत से बनने वाले देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वाडवण बंदरगाह का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,560 करोड़ रुपयों की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा, फिनटेक ने वित्तीय सेवाओं के लोकतांत्रिकरण में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को किया संबोधित। कहा, फिनटेक में देश में बीते 10 सालों में हुआ $31 बिलियन का निवेश। स्टार्टअप में हुई 500 गुना वृद्धि। 3 से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी यह पहली ब्रुनेई यात्रा। कोलकाता में बलात्कार हत्या मामले के विरोध में भाजपा की महिला मोर्चा के विरोध मार्च को पुलिस ने रोका। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की। ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने दिया करारा जवाब। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर भाजपा में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। शिवराज सिंह चौहान समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। और पेरिस पैरालंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। 4 पदक किए अपने नाम। अवनी लेखरा ने लगातार दूसरे पैरालंपिक में जीता स्वर्ण पदक। मोना अग्रवाल, प्रीति पाल और मनीष नरवाल ने भी जीता पदक। प्रधानमंत्री ने पदक विजेताओं को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में वाडवण बंदरगाह की आधारशिला रखी। इसकी अनुमानित निर्माण लागत 76,000 करोड़ रुपए होगी। यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। प्रधानमंत्री ने 1,560 करोड़ रुपए की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में वाडवण बंदरगाह की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 1,560 करोड़ रुपयों की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान मत्स्य पालन से जुड़े लाभार्थियों से मुलाकात भी की। लाभार्थियों ने डीडी न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। मुझे किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से 1 लाख रुपए लोन मिला था। उस लोन से मैंने मच्छीमारी में मुझे आसानी हो गई, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो वो स्कीम है उसके अंतर्गत रास ये जो कल्चर है उसका लाभ लिया है। और आज अपने पंतप्रधान मोदी जी से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसा मौका शायद सबको नहीं मिल सकता। मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ मिला है और आज प्रधानमंत्री से मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप रोजगार लेने वाले नहीं हुए, रोजगार देने वाले हुए। आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर युवक, ऐसा उन्होंने बोला, तो मुझे अच्छा लगा। इस योजना के लिए फ़ाइल दाखिल किया था और फिशरी कॉलेज के लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, इसके बारे में मालूमात भी देते हैं और फिशरी डिपार्टमेंट को लातूर वाले मदद भी करते हैं फ़ाइल शुरू होने से यानी कंप्लीट होने तक। और उसके बाद जो प्रॉब्लम तुम्हें आते हैं क्रेडिट होते हैं यानी बाइफ्लाक के अंदर, तो टोटली हम आपको उसके अंदर बताते हैं कि इस तरह से जो भी प्रॉब्लम आए उसका हल बताते हैं। मुझे प्रधानमंत्री से योजना से आर्टिफिशियल रीफ जो मच्छी को बढ़ावा देती है उसका लाभ मिला है। बोले तो मुझे ही नहीं, सारे जो सोसाइटी है सब मछुआरों को मिला है। तो वो हिसाब से जो रीफ डाला है उससे हम लोग को आज नहीं तो कल
मच्छी को बढ़ा देने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे संस्कार अलग हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन महापुरुषों का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि शिवाजी को वो आराध्य मानते हैं और मूर्ति की क्षतिग्रस्त होने की घटना पर वो क्षमा मांगते हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर का अपमान करने वाले लोगों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो शहीदों का अपमान करते हैं लेकिन क्षमा नहीं मांगते। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की फिनटेक क्रांति वित्तीय समावेशन में सुधार के साथ साथ नवाचार को भी बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कुछ स्टार्टअप के साथ भी चर्चा की और अपने सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिस्कपे के फाउंडर को क्या सुझाव दिया, सुनते हैं इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक फेस्टिवल के दौरान कुछ स्टार्टअप्स के साथ भी मुलाकात की और मेरे साथ एक ऐसे स्टार्टअप है M2P के फाउंडर प्रभु। क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? वो शुरू किया था पूरा डिस्कशन को, और यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन और वॉट एवर सॉफ्टवेयर वी बीन डेवलपिंग इन इंडिया, नाउ इट इज गेटिंग एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड। ही वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट। पेवेलियन विजिट किया, आपने इंटरेक्ट किया, क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या मंत्र दिया आप? कंपनी स्टार्ट किया था, हम लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में काम कर रहे हैं, जो हमारा जो छोटे व्यापारी है, जो लघु उद्योग और जो MSME हम बोलते हैं उन लोग का जो पेमेंट जो बाहर से आने वाला है, वही पेमेंट को हम लोग कैसे फास्टर आ सकता है, कैसे चीपर आ सकता है, कैसे ट्रांसपेरेंट मोड में आ सकता है, कैसे सिक्योर वे में आ सकता है, हम उसका पर काम कर रहे हैं। ये सेगमेंट में सभी फॉरेन प्लेयर है, वो लोग जो चार्ज करते हैं हम बिलीव नहीं कर पाओगे। ट्रांजैक्शन में 8% का ऊपर भी चार्ज करते हैं, 3 से 8% चार्ज करते हैं। आप सोचिए अगर 100 रुपया कोई बाहर से अंदर लेके आ रहा है, वो 8 रुपये तो वही लोग ले लेते हैं। तो इसका इनका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट करता है, इनका वर्किंग कैपिटल में इम्पैक्ट करता है, कैश फ्लो में इम्पैक्ट करता है, बढ़ नहीं सकते। आप बिलीव कर सकते हैं 65 मिलियन हमारा पास MSME है, उसमें से 200,000 से कम बाहर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे सोल्यूशन, हमारा इंस्पिरेशन ये है कि हम ऐसे सोल्यूशन बनाएं, इतना चीपर बनाएं। हम लोग लेस देन 1% में कर रहे हैं।
24 घंटे के अंदर सेटलमेंट दे रहे हैं, मोबाइल ऐप और वेब इंटरफेस की तरह दे रहे हैं, सो दैट कि अंधों को, हमको पता है कि एमएसएमई ऑफिस में बैठा नहीं रहेगा, वो काम करता रहेगा, उसको वहीं पे नोटिफिकेशन मिले, वहीं पे पता चले उसका पैसा मिल गया एंड पैसा सिक्योर वे में उसका बैंक अकाउंट में आ चुके। ये जब हम मोदी जी को बताया वो बहुत खुश हुए। 6.5% लोगों को लगता है पैसा मूव करने के लिए। आज के दिन में आप सोच रहे 6.5%, अगर ये मनी हम लोग रोक सकते हैं। आप सोच, अभी इंडिया $250 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है एमएसएमई सेगमेंट में, अगर हम लोग 5% वहाँ पे बचा सकते हैं, $12 बिलियन वही री इन्वेस्ट हो सकता है। हम लोग आज मोदी जी को यही बताया कि उनका अगर $12 बिलियन उनका बिजनेस में आएगा, उनका कैश फ्लो बढ़ जाएगा, वो ग्रोथ कर सकते हैं, कम्पिटिटिव बन सकते हैं, दूसरा मार्केट में जा सकते हैं और 15 लोग को और इंस्पायर कर सकते हैं ये बिजनेस में आने के लिए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जो है वो दुनिया के लिए ईज ऑफ लिविंग कर सकता है और शायद विश्व पे एक शुरुआत भर है, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशंस अभी और आने बाकी हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला न्यायपालिका से संबंधित विषय जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श और चर्चा की जाएगी। इस उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, भारत के अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम आरजीकर घटना के लिए न्याय चाहते हैं, पर ममता बनर्जी इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी की सरकार 3 तारीख तक बिल लाएगी। इसमें एक प्रक्रिया होती है, अगर बिल पास भी होता है तो इसका असर भारत में होगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम इस मामले में मृत्युदंड चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री और पुलिस मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। We want new bill. We want justice for आरजीकर। आप 3 तारीख बिल आप लाएगा, आपका सरकार गवर्नर साहब का पास भेजेगा, कॉन्करेंट लिस्ट है, राष्ट्रपति का पास जाना चाहिए, एक प्रोसेस होता है। लेकिन 3 तारीख का बिल इंप्लीमेंट भी होगा तो इफेक्ट होगा 3 तारीख का बाद, रूल फेल होने का बाद। हम लोग 9 अगस्त जो हुआ है उसका जस्टिस, वी वांट जस्टिस फॉर आरजीकर, वी वांट जस्टिस फॉर आवर सिस्टर डॉक्टर, वी वांट कैपिटल पनिशमेंट, वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर एंड पुलिस मिनिस्टर। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में बलात्कार करने वालों को संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। बंगाल में रेपिस्ट और मर्डरर को संरक्षण देने का काम ममता की पुलिस और ममता कर रही है। रेपिस्ट को कॉन्विक्ट करने का काम ममता बनर्जी का लॉयर, पुलिस, आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड जुडिशियरी डिपार्टमेंट का जो रोल होता है वो रोल वो लोग नहीं निभा रहा है। ये सीधा सीधा एक एग्जाम्पल नहीं है, 10 एग्जाम्पल मेरा पास है। केरल में वामपंथी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां एक अभिनेत्री ने एलडीएफ के विधायक मुकेश पर बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। एलडीएफ विधायक का नाम इस प्रकरण में आने के बाद विपक्ष एलडीएफ विधायक के इस्तीफे की मांग कर रहा है। पूरे केरल में, खासकर राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम और एलडीएफ विधायक मुकेश के निर्वाचन क्षेत्र कोल्लम में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोल्लम से 2 बार के एलडीएफ विधायक और जाने माने अभिनेता मुकेश हेमा कमेटी की रिपोर्ट के खुलासे और अभिनेत्रियों के आरोपों के बाद से विवादों में है। बुधवार को विधायक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया और तब से मुकेश सार्वजनिक रूप से पेश होने से बच रहे हैं। हालांकि उन्हें किसी भी गिरफ्तार के खिलाफ
गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से 5 दिन की राहत मिली थी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस उनके तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एलडीएफ भी आंतरिक उथल-पुथल में है क्योंकि अनिल राजा जैसे वरिष्ठ सीपीआई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उनके इस्तीफे की मांग की, जबकि उनकी पार्टी के राज्य सचिव ने सुलह का रुख अपनाया। सीपीएम ने अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है। उनका कहना है कि कम से कम 2 कांग्रेस विधायक के खिलाफ भी इस तरह के आरोप हैं। सीपीएम ने जांच पूरी होने तक इंतजार करने का रुख अपनाया है। भाजपा का आरोप है कि एलडीएफ और यूडीएफ इस पर एक साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। शुक्रवार को भी प्रमुख फिल्म स्टार जयसूर्या के खिलाफ भी यौन उत्पीड़न का एक और मामला दर्ज किया गया था। I completely stand with the women who have been through this very, very hard, gut-wrenching ordeal. But we need to need both the sides. So I have been discussing this since the HEMA commission reports have come out, and I have been saying the same thing, that whatever the circumstances may be, a woman always has a choice to say no. My question to the government of Kerala would be, why were you sleeping over this report for the last 5 years? चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 6.7% दर्ज की गई है। भारत की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से हुआ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तेजी दर्ज की जा रही है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में 60% की दर से लगातार विकास कर सकती है। देश में मानसून की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और हर क्षेत्र में मांग में तेजी दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि आरबीआई के साथ साथ मूडीज और फिच रेटिंग्स ने भी पूरे साल के लिए 7.2% विकास दर का अनुमान जताया। जुलाई 2023 की तुलना में 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 6.1% बढ़ा है। इन 8 प्रमुख उद्योगों में इस्पात, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और उर्वरक उद्योग शामिल हैं। ये आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उद्योग कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40% से ज्यादा का हिस्सा रखते हैं। उद्योग के जो आंकड़े हैं, आइए आपको उनके ग्रोथ के आंकड़े बताते हैं। इस संयुक्त सूचकांक में सबसे अच्छी ग्रोथ इस्पात, बिजली और कोयला उद्योगों में देखने को मिली है। जुलाई 2023 के मुकाबले जुलाई 2024 में इस्पात उद्योग में सबसे ज्यादा 7.2% की वृद्धि हुई। इसके बाद बिजली उद्योग में 7%, कोयला उद्योग में 6.8%, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद में 6.6% की वृद्धि, सीमेंट उद्योग में 5.5% और उर्वरक में 5.3% की वृद्धि देखने को मिली है। कच्चा तेल की ग्रोथ 2.9% कम हुई, जबकि प्राकृतिक गैस उद्योग की ग्रोथ 2023 के मुकाबले 1.3% कम देखने को मिली है। दिल्ली के भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचा। भाजपा विधायकों के इस प्रतिनिधिमंडल ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के मद्देनजर दिल्ली में संवैधानिक संकट का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायकों ने दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई। राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात को लेकर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा के विधायक अजय महावर से खास बातचीत की। भाजपा विधायकों का एक दल राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचा। किस लिए पहुंचा? दिल्ली के विधायकों का ये दल बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के विधायक अजय महावर जी। सर, आज क्यों पहुंचे? देखिए, दिल्ली को पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने। वो खुद तिहाड़ जेल में बंद बैठे हैं, वेतन और भत्ते ले रहे हैं, सुख सुविधाएं ले रहे हैं और शीश महल में उनका परिवार रह रहा है। लेकिन दिल्ली वाले नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। सीवर सड़कों पर बह रहे हैं, पानी है नहीं, और आप देख रहे होंगे किस प्रकार जल भराव का संकट भी दिल्ली में पैदा हो गया है और 35 मौतें हो गई हैं। तो आखिर कैसे दिल्ली सर्वाइव करेगी? कोई करंट लगने से मर रहा है, कोई डूब के मर रहा है, कोई कुपोषण के कारण मर रहा है। तो जिस प्रकार दिल्ली की स्थिति है, और मानसून सत्र भी नहीं बुलाया है, सदन आता नहीं है, क्वेश्चन आवर होते नहीं हैं, तो आखिर
आखिर दिल्ली कैसे चलेगी। इसीलिए इस सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के आज हम सब लोग राष्ट्रपति महोदया से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी मांग पर विचार करेंगे। तो क्या लगता है आपको भविष्य में किस तरह से देखते हैं दिल्ली सरकार को? मुझे अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं। पद लोलुपता, सत्ता लोलुपता उनके अंदर बैठ गई है और इसी कारण कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने भी संविधान बनाया था, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इतनी लो मॉरल अथॉरिटी का व्यक्ति भी सीएम बन सकता है, जिसने कि कोई भी मानदंड को सब चूर चूर कर दिया और आज जेल में बैठकर भी अट्टहासे कर रहा है और दिल्ली की जनता के जीवन को नर्क बना दिया है। तो ये थे अजय महावर जी जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने आज दिल्ली के विधायक हैं वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने मांग की है कि तुरंत दिल्ली की सरकार को बर्खास्त किया जाए। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। विज्ञान भवन में दिल्ली के नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 629 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें शिक्षा विभाग में 250, एमसीडी में 100, डीडीए में 44, एनडीएमसी में 15, दमकल विभाग में 35 समेत विभिन्न विभागों के लिए ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उपराज्यपाल ने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर ये कर्मचारी कितने उत्साहित हैं, इस पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने कर्मचारियों से खास बातचीत की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज विज्ञान भवन में दिल्ली में नवनियुक्त कर्मचारियों को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने करीब 17,000 से ज़्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे हैं और आज 628 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं जो विभिन्न विभाग के लोग हैं, इसमें 27 डॉक्टर्स भी हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दें और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। करीब 10,000 रोजियर्स हमारे रेडी हैं, जिनको भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लें और मार्च 2025 तक हमारा जो लक्ष्य है वो कम से कम हम 20,000 लोगों को और अपॉइंट करें जो डिफरेंट विभाग में वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है और ऐसा मतलब कि सर ने इतना ज़्यादा मोटिवेशन दिया हमें और डीएसएसबी चेयरमैन ने जो एक पारदर्शिता के साथ जो पूरी प्रोसेस को कंडक्ट करवाया और फिर एकदम फास्ट प्रोसेस करके जो फिर डोजियर ट्रांसफ़र हुए, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर आज मिला है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ और राज्यपाल महोदय और मुख्य सचिव महोदय और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और बहुत खुश है हम कि राज्यपाल जी के हाथों से हमें उपलब्धि पत्र मिला। वेटरनरी ऑफिसर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के दिन बहुत स्पेशल है। एलजी के हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर मी और मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा दिल्ली के पीपल को सर्व करने के लिए। स्पेशली मैं एक एनिमल डॉक्टर हूँ तो एनिमल की केयर और एनिमल वेलफेयर की पूरी ध्यान रखूँगा। जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप एक सर्विस में रेगुलर हो जाते हैं बहुत जिम्मेदारी पड़ जाती है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद गवर्नमेंट स्कूल की टीचर बनना अच्छा लगता है और ऊपर से एलजी महोदय ने जब जिम्मेदारी दी है तो और भी बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं नवनियुक्त जो कर्मचारी हैं वे काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल से नियुक्ति पत्र प्राप्त करके ये काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने साफ कहा कि ये केवल नौकरी नहीं बल्कि देश की सेवा है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। असम सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि असम विधानसभा में हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। अब सरकार ने नियम बदल दिया है और आगे से शुक्रवार को कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर बताया, असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए प्रति शुक्रवार सदन को जुम्मे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया। ये प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने शुरू की थी। भारत के प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखने के इस प्रयास के लिए असम विधानसभा के सभापति बिस्वजीत दिमारी डांगोरिया और माननीय सदस्यों को मेरा आभार।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक कल शनिवार को केरल के पल्लक्कड़ जिले में आरंभ होगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने पल्लक्कड़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान बैठक की जानकारी दी। इस बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार किया जाएगा। संबद्ध संगठनों के अनुभव, दृष्टिकोण और जमीनी स्तर के अनुभवों को एक समेकित राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार करने के लिए चर्चा में लाया जाएगा। सुनील आम्बेकर ने बताया कि यद्यपि सभी संगठन संघ से प्रेरित हैं, लेकिन ये सभी अपने संगठन को मजबूत बनाते हुए विस्तार करते हैं। बैठक में 32 संघ संबद्ध संगठन भाग ले रहे हैं, जिनमें इन संगठनों के अखिल भारतीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री और अन्य राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी उपस्थित होंगे। इस बैठक में विभिन्न संगठनों से कुल 230 प्रतिनिधि और 90 राष्ट्रीय स्तर के संघ पदाधिकारी भाग लेंगे। 3 दिवसीय बैठक के दौरान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले, सभी 6 सरकारवाह और सभी कार्य विभाग प्रमुख इसमें भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नया सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 16 जुलाई 2024 की अपनी अधिसूचना के जरिए सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म 6A जारी किया। ये फॉर्म भविष्य EHRMS ऑनलाइन केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी जो EHRMS पर हैं, इसी फॉर्म के आधार पर अपना आवेदन कर पाएंगे। हालांकि जो EHRMS पर नहीं है, वो भविष्य पोर्टल पर जाकर फॉर्म 6A भर सकेंगे। फॉर्म और पोर्टल का ऑनलाइन विमोचन केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। मौके पर मंत्रालय में दोनों विभाग के सचिव मौजूद रहे। For me, it's a great privilege and honor to welcome all of you to the launch of the integration of this Bhavishya portal with EHRMS 2.0, which is a significant milestone in our ongoing efforts to enhance human resource management for our dedicated workforce, particularly those approaching retirement. मौके पर बोलते हुए DOPPW के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि अब पेंशन के फॉर्म का आवेदन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए जटिल नहीं होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और DOPT का जॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें बैंक्स का भी और CGA का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल्स हैं और आज एडिशनल CGA हमारे बीच हैं। कई बैंकर्स यहाँ हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शालिनी जी इज़ हियर। So it is a joint initiative after which multiple meetings, consensus building आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सरकार वर्क स्पेस पर महिलाओं के काम करने और उनकी सुरक्षा को लेकर कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। ये पहल कार्यस्थल से जुड़ी यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए एक अधिक कुशल और सुरक्षित मंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में मंत्रालय की एक नई वेबसाइट की शुरुआत भी की गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच नया शी बॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और ये पक्का करने की मंजूरी देगा कि शिकायतों को वक्त पर निपटाया जाए। इसके माध्यम से जो भी कार्यस्थल पर महिलाएं काम करती है, अगर उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई परेशानी, उनको छेड़छाड़ की हो, अगर उनको शिकायत करनी हो तो वो सी बॉक्स में पोर्टल पे जाके वो वहाँ पे शिकायत कर सकती हैं। और इसमें इसकी खास बात है कि इसमें इंटरनल और कमिटी बनी है, एक और लोकल कमिटी रहेंगी। इंटरनल कमिटी जो जिस वर्क प्लेस में उनके साथ जो उन्होंने कंप्लेन किया है और छेड़छाड़ हुआ है, तो वहाँ पे इंटरनल एक उनकी कमेटी बनेगी जो उस कमेटी को मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे और इस शिकायत की मॉनिटरिंग वो करेंगे। और अभी तक और एक लोकल स्तर पर होंगी जो DM, DC या फिर उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी होंगे। नया शी बॉक्स पोर्टल देश भर में गठित आंतरिक समितियों यानी IC और स्थानीय समितियां LC से संबंधित सूचनाओं के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। ये शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और IC द्वारा शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।
इसमें ये खासियत है कि एक तो जो भी शिकायत करने वाली होंगी उनका नाम इसमें कोई भी नहीं देख सकता, बजाय एक तो जो कंप्लेन करने वाली महिला है वो देखेंगी, या फिर अध्यक्ष जो उस कमेटी के होंगे, लोकल या इंटरनल, जो इंटरनल कमेटी के, वो देख सकते हैं, या फिर मंत्रालय उसको देखेगी। ये सरकारी संस्थान के अलावे भी प्राइवेट संस्थानों में भी ये लागू होंगे। भारत अगले 25 वर्षों में अपनी आजादी के शताब्दी वर्ष में पहुंच जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार ने वुमेन लेड डेवलपमेंट पर जोर दिया है और समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस पहल का एक मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कार्यस्थल सुरक्षित हो, संरक्षित हो, जिसमें महिलाएं आगे बढ़ सकें और सफल हो सकें। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़े, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बातें चल रही है, तो इसलिए हम खास करके महिला सुरक्षा को विशेष ध्यान देते हुए कि कार्यस्थल पर बेखौफ होकर वो जाकर काम करें। इससे महिला सुरक्षा और महिला जहां भी काम करने जा रही हैं बेहतर ढंग से वो काम कर सकती हैं। शी बॉक्स पोर्टल के अलावा मंत्रालय ने एक नई वेबसाइट भी शुरू की है। इस वेबसाइट का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करना है, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक लाभार्थियों के साथ सरकार की भागीदारी बढ़ सके। महिलाएं कार्यस्थल पर पूरी तरह से सुरक्षित हों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो काम करें, और अगर किसी तरह की कोई शिकायत है तो उसे दूर किया जाए। इसके लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है, जिससे कि महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान जो है वो देश की प्रगति में हो, और इसी के लिए ये जो नए कदम हैं उठाए गए हैं। कैमरामैन MM शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति की शुक्रवार को दूसरी बैठक हुई। बैठक में आमंत्रित सभी पक्षकारों ने बिल को लेकर अपने सुझाव दिए। वक्फ संशोधन विधेयक JPC अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, पहली बैठक में भी कहा था कि अगर सरकार ने वक्फ संशोधन 2024 को JPC के पास भेजा है तो हम देश के सभी वक्फ बोर्ड को बुलाएंगे, जिससे सभी की राय इसमें शामिल हो। हमने पहली बैठक में भी कहा था कि JPC में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफ़र किया है, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाएंगे, बाहर भी जा कर के लोगों के साथ करेंगे, और एक सभी मेंबर से मिल कर के एक कम्प्रहेंसिव बिल ऐसा लाएंगे कि जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल देश के लिए और जिस पर्पज़ के लिए है उनके लिए बेहतरी है। इंडी गठबंधन के नेतृत्व वाले राज्यों में सरकारें वित्तीय संकट से जूझती दिख रही हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाद अब केरल में वित्तीय संकट जैसी स्थितियां बनती दिख रही हैं। हालांकि केरल के वित्त मंत्री KN बालागोपाल ने राज्य में उभरते वित्तीय संकट के बीच बजटीय कटौती की खबरों का खंडन किया। कोल्लम में DD न्यूज़ से बात करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस वक्त विभागों के बीच खर्चों के सही बंटवारे के लिए कुछ जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री KL बालागोपाल ने दावा किया कि हाल के वर्षों में केरल की आय में 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन विभागों के बीच में सही बंटवारा न होने की वजह से परेशानियां देखने को मिल रही हैं। We are not reducing the programs and projects. We are rescheduling some of the areas for priority projects. And on the other hand, the real expenditure and income of the state comparing to the earlier states, earlier years, there is an increase of around 40% in the incomes. We will pay all the payment to the common people, like social security, pension, civil supplies, public distribution. Many schemes are there. All those things will be continued. There will not be any effect on those things. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में निवेश का माहौल बनने से तेजी से निवेश बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ उद्योग की नीतियों और प्रोत्साहन के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे निवेशकों का भरोसा उत्तर प्रदेश ने जीता। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक MSME यूनिट देने वाला राज्य है। लगभग 90 से लेकर 96 लाख MSME यूनिट यूपी के अंदर मौजूद है।
इतनी बड़ी संख्या में है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने प्रत्येक एमएसएमई यूनिट को से जुड़े हुए उद्यमी को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया। इतनी बड़ी कार्य योजना आगे बढ़ाने के साथ साथ हम लोग नए एमएसएमई यूनिट को भी आगे बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर युवा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से 10 लाख नए ऐसे उद्यम स्थापित करने की दिशा में सरकार कार्य आगे बढ़ा रही है। सीबीआई ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता सिविल के पद के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच पूरी करते हुए तीसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। एपीपीएससी द्वारा ये भर्ती परीक्षा 26 और 27 अगस्त 2022 को आयोजित की गई थी। एक उम्मीदवार ने आरोप लगाया था कि आरोपी संस्थान के एक शिक्षक के पास उक्त परीक्षा के प्रश्न थे, जिन्होंने बाद में एपीपीएससी के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके पेपर लीक किया था। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान पहुंचे। केंद्रीय आयुष मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे मंत्री प्रताप राव जाधव ने पूरे कैंपस का निरीक्षण किया और यहां पढ़ाई करने वाले छात्रों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने पूरे संस्थान का जायजा लिया। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि संस्थान लगातार लोगों के लाभ के लिए कार्य कर रहा है, भारत की परंपरागत स्वास्थ्य प्रगति को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि भारत की परंपरागत स्वास्थ्य पद्धति आयुष और आयुर्वेद का विकास हो, प्रचार हो और उस दिशा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्थान को देखने की इच्छा महामहिम राष्ट्रपति ने भी जाहिर की है। इन्हीं तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो यहाँ पहुँचे थे। आयुष मंत्री होने के नाते पहली बार जो हमारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जो हमारी दिल्ली में बना है और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये आयुर्वेद का अखिल भारतीय संस्थान पहला यहाँ पर दिल्ली में खोला गया और अच्छी तरह से चल रहा है और इसे देखने के लिए हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ पर आने की उन्होंने खुद हमसे पहल की है कि मुझे ये अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान मुझे देखना है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में मंत्री जी आए, उन्होंने हमारे विद्यार्थीगण, रुग्णगण, हमारे कर्मी, अध्यापक, स्टाफ और सभी से वार्तालाप किया और यहाँ की जितनी भी सुविधा है वो भी उन्होंने प्रत्यक्ष उनको भेंट करी। हमारे कई ऑडिटोरियम, संजय सभागार, फिर हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट यूनिट, उसका भी मंत्री जी के हाथों उसका भी उद्घाटन हुआ। राजधानी नई दिल्ली में शुक्रवार को आकाशवाणी के सभागार में अभय रुस्तम सुपोरी द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संतूर वादन का कार्यक्रम किया गया। शास्त्रीय संगीत पर केंद्रित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का यह कार्यक्रम खास रहा। अभय रुस्तम सुपोरी के विशिष्ट अंदाज में किए गए संतूर वादन का सभागार में उपस्थित श्रोताओं ने खूब आनंद उठाया। आकाशवाणी सभागार में आयोजित संतूर वादन में अकरम खान ने तबला और ऋषि शंकर उपाध्याय ने पखावज पर शानदार संगत का प्रदर्शन किया। अभय रुस्तम सुपोरी एक प्रतिष्ठित संतूर वादक और संगीतकार हैं। वो कश्मीर के सुपोरी सूफियाना घराने की समृद्ध संगीत विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो भारत का एक प्रख्यात पारंपरिक संतूर परिवार है, जिसका संगीत इतिहास 300 से अधिक वर्षों में 10 पीढ़ियों तक विस्तृत है। कश्मीर में जन्मे अभय रुस्तम सुपोरी ने पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा के तहत अपने दादा पंडित शंभूनाथ सुपोरी और पिता पंडित भजन सुपोरी, जो एक बड़े संतूर विशेषज्ञ और संगीतकार रहे, उनसे संगीत सीखा। उन्होंने 1990 के दशक के मध्य में एक संतूर वादक के रूप में अपना संगीत करियर शुरू किया और तब से विश्व भर के प्रतिष्ठित समारोह में भाग ले रहे हैं। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने स्पेन के नौसेना जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन फ्रिगेट आईएनएस तबर 25 अगस्त को स्पेन के माल्टा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा था। इसके बाद 27 अगस्त को भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और स्पेन मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईएनएस तबर आधुनिक हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी रेंज से लैस है और यह भारतीय नौसेना की शुरुआती स्टील्थ फ्रिगेट में से एक है, जो रडार से बच निकलने में सक्षम है। यह जहाज भारतीय नौसेना के स्वॉर्ड आर्म फ्लीट का हिस्सा है, जो पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई में सेवारत है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मिले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी मुलाकात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन मुलाकात की तस्वीरों को भी साझा किया। मध्य प्रदेश भाजपा ने इस बार के सदस्यता अभियान में 1.5 करोड़ लोगों को पार्टी की सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। यह बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए पार्टी ने माइक्रो प्लानिंग की है। क्या है एमपी भाजपा की माइक्रो प्लानिंग? डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। एक बार फिर भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 1.5 करोड़ कार्यकर्ताओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा और क्या माइक्रो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये आपको दिखाते हैं। आगामी दिनों में देश भर में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ें, इसको लेकर भाजपा संगठन तैयारियों में जुटा है। मध्य प्रदेश भाजपा ने इस बार 1.5 करोड़ कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा ने माइक्रो प्लानिंग की है। भाजपा का लक्ष्य हारे हुए बूथों पर ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का है। बूथ कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि आपके बूथ पर कौन सा समाज, कौन सा मोहल्ला या कौन सा परिवार छूटा हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करें। लोग सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि सभी 1600 बूथों पर जाकर स्टिकर लगाएं, बैठक करें। रात भर बूथ के ही किसी कार्यकर्ता के घर पर रुककर बूथ समिति की बैठक करें। बैठक करो, बैठक करके रात को ही रुको, बूथ पर ही किसी कार्यकर्ता के रुकिए और रुकने के बाद पूरी रात को तैयारी करिए। अगर दीवार लेखन करना तो दीवार लेखन भी करिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जॉइन एबी बीजेपी आप करिए। और रात को अगर हमने बूथ समिति के लोगों से मिलकर के बात कर ली और दूसरे दिन जब मोदी ही सदस्य बनेंगे तो अगर उस बूथ पर आप सुबह से निकल करके शाम को घर आने तक, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हम तो 150 कह रहे हैं, 100 कह रहे हैं, आप 200-250 सदस्य भी बना सकते। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में 29 में से 29 सीटें जीती थीं। मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन मानता है कि ये केवल बूथ कार्यकर्ताओं की वजह से ही हुआ था, क्योंकि बूथ कार्यकर्ता सजग प्रहरी की तरह बूथ पर डटा रहा और उसने झूठ कपट की राजनीति अपने बूथ पर नहीं चलने दी। पार्टी का नेतृत्व झूठ कपट की राजनीति करने वालों को ठिकाने लगाने के लिए इस संगठन पर्व को सही अवसर बता रहा है। कॉन्फिडेंस ने जो काम किया कि बूथ के अध्यक्ष ने इधर उधर की हवा को प्रभावित नहीं होने दिया और सजग प्रहरी की भूमिका में झूठ और छल कपट की राजनीति उसने अपने बूथ पर नहीं चलने दी, वो सजग प्रहरी के तौर पर खड़ा हो गया। तो इस सदस्यता के अभियान में भी अगर झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोगों को मध्य के अंदर, उत्तर के अंदर, पश्चिम के अंदर, हुजूर के अंदर जो बचे हुए कुछ अगर इन्हें ठीक करना है तो यही अवसर है। जो लोग अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं, बीजेपी अब उनको जोड़ने का प्रयास कर रही है और इस काम के लिए भी उसने बूथ कार्यकर्ता को ही उपयुक्त समझा है। फिर चाहे वो चुनाव जीतने की बात हो या पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने की या फिर कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने की, बीजेपी ये जानती है कि बूथ का कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कैमरामैन गौरव नेटुरकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पत्र लिखकर राज्य में प्रधानमंत्री श्री योजना को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई बार आग्रह करने के बावजूद तमिलनाडु ने प्रधानमंत्री श्री स्कूल की स्थापना से जुड़े MOU पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु के लाखों छात्रों को समग्र शिक्षा योजना का फायदा मिल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को प्रधानमंत्री श्री योजना को भी अपनाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाया जा सके। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य को राजनीतिक एजेंडे के ऊपर रखने पर जोर दिया। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अपील की कि वो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर बच्चों के विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकारों को प्राथमिकता दें।
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गुडलाल लेरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में छिपा हुआ कैमरा मिला, जिसके बाद खलबली मच गई है। छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने न्याय की मांग की। लड़कियों के शौचालय में छिपा हुआ कैमरा मिलने के बाद कथित तौर पर वीडियो कॉलेज की छात्राओं के बीच प्रसारित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मामले की जांच के आदेश दिए। मामला दर्ज करा लिया गया है। घटना के संबंध में अंतिम वर्ष की छात्रा को हिरासत में लिया गया। राज्य में के मंत्री कोल्लू रविंद्र ने इंजीनियरिंग कॉलेज का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 जारी है। परीक्षा 2 चरणों में कराई जा रही है। परीक्षा का पहला चरण 23 से 25 अगस्त के बीच समाप्त हुआ। परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। परीक्षा का दूसरा चरण 31 अगस्त को खत्म होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए। आज एक बार फिर से सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई है। 30 और 31 तारीख को 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। यहाँ पर प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और द्वितीय पाली के लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो आए हुए हैं, यहाँ पर जो परीक्षार्थी आए हुए हैं, उनको बाकायदा सघन चेकिंग के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। प्रदेश के 67 जनपदों के 1100 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहाँ पर तमाम सारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं नकल रोकने के लिए, पेपर लीक के लिए और खास तौर से परीक्षा की शुद्धता बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने तमाम सारी व्यवस्थाएं की हैं। उन व्यवस्थाओं से ये परीक्षार्थी काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। व्यवस्था इस बार अच्छी है। पेपर वो ईमानदारी से हो, नकल बिल्कुल ना हो, तो अपना जो भी जिसका जो मेहनत होगा उसके हिसाब से उसको नंबर मिलेंगे, कट ऑफ जाएगी, उसके ऊपर है सर। इस बार तो अच्छा लग रहा है सर, देख के सारी चीज़ें, सब प्रक्रिया अच्छे चल रही है। वैसे अभी तक कोई दिक्कत समझ में तो नहीं आई है। वैसे 60,244 सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए अब 19 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इन 2 दिनों में परीक्षाएं देंगे। कल शाम तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए तमाम सारी वही व्यवस्थाएं लागू की गई हैं जो पहले 3 दिनों में लागू थी। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। आईएएस अधिकारी डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राजीव गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार में नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर सोमनाथन 1987 तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। डॉक्टर सोमनाथन ने केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया और वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त भी थे। कैबिनेट सचिव के रूप में शामिल होने से पहले वो वित्त सचिव और व्यय विभाग के सचिव का प्रभार संभाल रहे थे। पेरिस पैरालंपिक में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीतने में सफलता पाई। भारत को 3 पदक निशानेबाजी में और 1 पदक महिलाओं की दौड़ में मिला। भारत की निशानेबाज अवनी लेखरा ने लगातार दूसरे पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। पेरिस पैरालंपिक में शुक्रवार को भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पेरिस ओलंपिक की तरह ही पेरिस पैरालंपिक में भी भारत का खाता निशानेबाजी में खुला। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में भारत ने 2 पदक जीतने में कामयाबी पाई। फाइनल में भारत की अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अवनी लेखरा ने 249.7 का स्कोर किया, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 का स्कोर किया। अवनी ने लगातार दूसरे पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी और लिखा, भारत ने पैरालंपिक 2024 में अपना खाता खोला। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में प्रतिष्ठित स्वर्ण जीतने के लिए अवनी लेखरा को बधाई। इतिहास रचते हुए वे पैरालंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। उनका समर्पण भारत को गौरवान्वित करता है। मोना अग्रवाल को पेरिस पैरालंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि उनके समर्पण और उत्कृष्टता को दर्शाती है। भारत को मोना पर गर्व है। एथलेटिक्स में भारत की प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ T35 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। प्रीति ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में ट्रैक इवेंट में भारत को पहला पदक दिलाया। उन्होंने ये दौड़ 14.21 सेकंड में पूरी की,
जो उनका निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पीएम ने प्रीति को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, भारत के लिए एक और उपलब्धि, प्रीति पाल ने पैरालंपिक खेलों में 100 मीटर T35 इवेंट में कांस्य पदक जीता, उन्हें बधाई। उनकी ये सफलता उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। निशानेबाजी में ही भारत के मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने कुल 234.9 अंक हासिल किए। मनीष ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में मिश्रित SH1 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। पीएम ने मनीष नरवाल को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, मनीष नरवाल की एक शानदार उपलब्धि, उन्होंने P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में रजत पदक जीता। उनकी सटीकता, एकाग्रता और उनके समर्पण ने एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में अपना अब तक का सबसे बड़ा 84 सदस्यों का दल भेजा है और इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने दिखा दिया है कि भारत इस बार पैरालंपिक में पदकों का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ने ITC मोरिया के साथ मिलकर निशानेबाजी में 2024 पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले को सम्मानित किया। इस मौके पर पेरिस ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले ने कहा, मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे देश ने पदक जीते। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं। स्वप्निल कुसाले ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं। स्वप्निल ने पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। एंड स्टिल जो पैरालंपिक्स में आ रहे हैं उसका भी काफ़ी बढ़िया जो फेडरेशन ने काफ़ी मेहनत की थी हर एक एथलीट्स पे, और जो टॉप्स है या गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी मेहनत की कि हर एक एथलीट्स पे उनको कैसे परफॉर्म वहाँ पे अच्छा करने के लिए मौका मिले, और जो फैसिलिटीज़ होती है उन्हें टाइम पे प्रोवाइड की थी। ड्रीम मेरा है ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना, तो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आई एम कि उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करके जो नेक्स्ट ओलंपिक है उसमें काफ़ी बढ़िया से परफॉर्म करना। अवनी लेखरा ने लगातार दूसरे पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आइए नजर डालते हैं अवनी लेखरा की उपलब्धियों पर। पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा ने 249.7 का स्कोर किया, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। अवनी लेखरा के शानदार करियर पर नजर डालें तो टोक्यो पैरालंपिक में भी उन्होंने 2 पदक जीतने में सफलता पाई थी। टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक जीता था, वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया था। फ्रांस में आयोजित 2022 विश्व कप में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक जीता था, वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण कोरिया में 2022 में आयोजित विश्व कप में अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में रजत पदक जीता था। पैरा एशियन गेम्स 2022 में अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अवनी की कामयाबी में उनके पिता का अहम योगदान है, जिन्होंने दुर्घटना के बाद लकवाग्रस्त होने पर अवनी को निशानेबाजी के लिए प्रेरित किया। अवनी की इस उपलब्धि से उनके पिता बेहद खुश हैं। जो स्कोर था प्रैक्टिस के दौरान भी, वो जो भी इसके समकक्ष खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोटा जीत रखा था उसके इक्विवेलेंट था, तो मुझे उम्मीद थी कि ये अगर उस दिन थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इसका मेडल बन जाएगा। एक दोहा है, वो मैंने उसको लिख के दिया था कि कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। पैरालंपिक के लिए रवाना होने से पहले इन शानदार रिकॉर्ड्स को देखते हुए अवनी से पदक की प्रबल उम्मीद थी, और एक बार फिर अवनी इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। अवनी लेखरा के पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर जयपुर में उनके घर पर जीत का जश्न देखने को मिला। अवनी के परिवारजनों और उनके प्रशिक्षकों से बात की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने।
अवनी के जो पिता हैं प्रवीण लेखरा जी, वो मेरे साथ में हैं, उनके कोचेज़ हैं। तो सर, सबसे पहले तो अवनी की जो ये दूसरी बार लगातार इस तरह की जो सफलता है, स्वर्णिम सफलता, किस तरह से परिवार में जश्न का माहौल है? हम सभी मिलकर ये मैच देख रहे थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, हमारे चेहरे पे मुस्कान बढ़ती गई और आखिर अवनी ने अपना गोल्ड मेडल पे दावा वापस से ठोक दिया और उसने अपना झंडा गाड़ दिया हिंदुस्तान का वहाँ पेरिस की धरती पे। मैच अप एंड डाउन्स था मैच में काफ़ी, और बहुत रोमांचक मैच था। पिता का दिया हुआ मूल मंत्र वो अवनी को वहाँ भी याद रहा है। वो मूल मंत्र ही हम जानना चाहते हैं कि आपने कौन सा मंत्र अवनी लेखरा को दिया था? कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बहुत खूब। तो रामचरितमानस की इस चौपाई से उन्होंने मोटिवेट किया। अर्नव मेरे साथ में हैं, अवनी के भाई हैं, छोटे भाई हैं। किस तरह से अवनी की इस सफलता में पूरा परिवार जो है वो जश्न मना रहा है? हम साथ में बैठ के देख रहे थे सारे, और मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मैच था। इवन लास्ट शॉट तक वो गोल्ड मेडल मैच चल रहा था, तो हम तो बहुत ही ऐसे घूसबम्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। चंद्रशेखर जी और सुबीर जी भी हैं, जिन्होंने अवनी की शुरुआती तैयारी से लेकर उनको ओलंपिक तक भेजा। किस तरह से अवनी में आपने ये टैलेंट महसूस किया और उसके बाद में वो जो स्वर्णिम सफलता का दौर है वो लगातार जारी है? एक तो उसकी जो लर्निंग स्किल्स हैं, मैं कहना चाहूँगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और उससे भी ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंटल है, और एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस करने में नई चीज़ों को घबराती नहीं है। कोई भी एक इंसान का शारीरिक और एक मानसिक दो पैटर्न होता है, तो उसके ऊपर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन जैसा बना के पर डे कितना वेट ट्रेनिंग करना है, कितना क्या करना है, कितना शूटिंग करेंगे, ये सारा चीज़ एक हम लोग का पूरा लिखित में चार्ट बना हुआ था, और इसी डील से हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, एंड द रिजल्ट पेज ऑफ। पैरालंपिक में उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो इस बार उन्होंने अपनी सफलता का जो सिलसिला था उसको लगातार जारी रखा, और इस बार भी स्वर्णिम सफलता को उन्होंने हासिल किया, और न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम अवनी लेखरा ने आज रोशन किया है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दादीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर से कमाल दिखा रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि देश की बेटी मनु भाकर ने पदक लाकर के पदक की शुरुआत की थी, भारत की जीत की शुरुआत की थी, और अब अवनी लेखरा ने स्वर्णिम शुरुआत की है पदक जीतकर। हम सभी उम्मीद करते हैं कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भी भारत के खिलाड़ी भारत का झंडा विश्व के मानचित्र पर गाड़ेंगे। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफ़र लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।